हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए हमारे AWS क्लाउड के पार्ट 16 में। लास्ट वीडियो में हमने IAM ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और कंट्रोल टावर वगैरह के बारे में पढ़ा था हमने। अब हम मूव करते हैं हमारे जैसे कोर्स आउटलाइन की तरफ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं IAM हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम यहाँ पे कंप्यूट की तरफ जा रहे हैं। कंप्यूट के अंदर आपके जैसे EC2 आते हैं और भी जैसे CPU या वर्चुअल मशीन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज वगैरह हैं। फारगेट है हमारा, ECS है, कंटेनर सर्विसेज है, लैम्डा भी है एक तरह से कहें तो वो सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं EC2 के, लास्ट वीडियो में हमने EC2 के बारे में मतलब लास्ट जो हमारा सेशन था, इससे पहले जो बिगिनर वाला जो कोर्स था उस पर हमने काफ़ी कुछ EC2 के बारे में पढ़ा था। वर्चुअल सर्वर होता है, हम जानते हैं इसको, जिसको हम रेंट लेते हैं AWS के ऊपर, जो AWS हमारा सर्विसेज है। और इसी को हम इंस्टेंस कहते हैं, मतलब कई जगह उसको हम वर्चुअल मशीन्स भी कहते हैं और भी कई तरीके की चीज़ है। ये ईजी टू स्केल होता है, रिलायबल होता है और कई सारे जो इनबिल्ट सर्विसेज होते हैं या AWS के और भी सर्विसेज होते हैं उससे आराम से ये इंटीग्रेट हो जाता है। और इसमें आपको क्या करना होता है, जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको पे करना है। EC2 का जो इंस्टेंस टाइप्स है वो हम इनके वेब पेज से हम देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल पर्पज़ है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज है, तो आपको जिस टाइप का इंस्टेंस चाहिए आप उसके टाइप से आप देखें, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पेसिफिक आपके नीड्स है, आपको GPU चाहिए, आपको स्टोरेज ऑप्टिमाइज चाहिए, नेटवर्क ऑप्टिमाइज चाहिए, ज़्यादा हाई एंड CPUs हों, तो वो सब आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एक ओवरव्यू ले सकते हैं पूरे का पूरा और समझ सकते हैं। अगला जो जैसे कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो परचेसिंग जो हमारा ऑप्शंस होता है, जैसे कि ऑन डिमांड इंस्टेंसेस होता है हमारे पास, सेविंग्स प्लान होते हैं। तो ऑन डिमांड जो होता है वो तो हमारा डिफ़ॉल्ट ही होता है जब भी हम लॉन्च करते हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से कि जो हमारा ऑन डिमांड होता है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है पे बाय द सेकंड, मतलब जितना जैसे आपने 60 सेकंड कंप्लीट किया वैसे उसका मीटर चालू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे रिजर्व इंस्टेंस के बारे में। यहाँ हम समझते हैं रिजर्व इंस्टेंस जो होता है 1 से 3 साल के लीज पे मिलता है आपको। जैसे कि आपका डेटाबेस सर्वर है या जो इंपॉर्टेंट सर्वर्स है, ये आपको अच्छी सेविंग्स कराता है, ऑलमोस्ट 70% का सेविंग करा देता है। स्पॉट इंस्टेंस बिड हम करते हैं, जो अनयूज EC2 को जो कैपेसिटी होता है उस पर हम बिड करते हैं। ऑलमोस्ट 90% तक हम इसमें अपना जो बजट है वो हम बचा सकते हैं। तो स्पॉट इंस्टेंस आपको पता है कि टेम्परेरी टाइप का ही होता है। बाकी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसको, मोस्टली अगर ऑटो स्केलिंग ग्रुप वगैरह में इसको यूज़ करते हो तो काफ़ी ये फ़ायदेमंद होता है। और जैसे छोटे डेव के प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी इसी तरीके से डेडिकेटेड होस्ट भी होते हैं आपके पास। जैसे कि पूरा का पूरा अपने एक फिजिकल सर्वर को ले लिया और आपने अपना खुद का लाइसेंस उसके अंदर डाल दिया, ऐसी डेडिकेटेड इंस्टेंसेस भी होते हैं। ठीक है, जो आप किसी और जो कस्टमर थे उनसे शेयर नहीं होता वो, और आपको अर्ली बेसिस को पे करना होता है। इसी तरीके से जो आपके कैपेसिटी जो रिजर्वेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं ना, कोई हम रिजर्वेशन रख लेते हैं किसी स्पेसिफिक एजी के ऊपर किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो ये भी है कि आप अपना मतलब एक जो वर्कफोर्स है या कैपेसिटी जो है उसको रिजर्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं AMIs के बारे में। इसको हम अमेज़ॉन मशीन इमेज भी कहते हैं। अब जो हमने लास्ट जो वहाँ पे कुछ काम किए थे हमारे पिछले वीडियोस में, ये क्या होता है, प्री कॉन्फ़िगर्ड एक वर्चुअल मशीन का टेम्पलेट कह लो, जिसके अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, पहले से इंस्टॉल्ड कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं और जो भी आपको कस्टमाइजेशन वगैरह है वो सब हम AMI के थ्रू डाल सकते हैं। इसका जो यूसेज है बार बार रिपीट करने के लिए, या जो हमारे जो मशीन्स हैं उसको तुरंत लॉन्च करने के लिए, मतलब जल्दी से जल्दी मतलब शॉर्टन करता है ना लॉन्च के टाइम को। AMIs अवेलेबल हो जाते हैं आपके अमेज़ॉन से, मार्केट प्लेस के अंदर भी होते हैं और आप भी जानते हैं कि ये आप खुद भी बना के अपने प्राइवेट लाइब्रेरी में डाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हम बात करेंगे सिक्योर्ड सेल के बारे में।
तो मोस्टली जो लाइनक्स के जो सिस्टम्स होते हैं वो हम SSH के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। बाकी हमारा की पेयर भी होता है, ये भी हमने देखा था। विंडोज़ में भी हम एक की पेयर ही यूज़ करते हैं और उस की पेयर को हम यूज़ करते हैं हमारा जो विंडोज़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड होता है ना, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। तो एक लंबा सा पासवर्ड आपको मिल जाएगा जिसके थ्रू आप रिमोटली उसको आप RDP कर पाते हो। और वहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं उसमें आपका जो पोर्ट 3389 होता है RDP के लिए, वो आपका खुला होना चाहिए ताकि आप उसको अपने लोकल सिस्टम से एक्सेस कर सकें। जो ऑप्शंस मिलते हैं हमारे को EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, लिनक्स के लिए आपका जो होता है SSH क्लाइंट के थ्रू आप कर सकते हो। मैक के लिए भी SSH क्लाइंट है। विंडोज़ 10 और उसके आगे जो भी वर्जन है उसके लिए पावर सेल से भी कर सकते हो कनेक्ट, इवन CMD से भी कर सकते हो। विंडोज़ 8 और उसके अर्लियर जो भी है वो सब आप पुट्टी से कर सकते हो। विंडोज़ का जो कोई भी वर्जन ऑलमोस्ट है, ठीक है, वो आप कर सकते हो RDP के थ्रू। और ब्राउज़र के थ्रू भी होता है। EC2 का एक इंस्टेंस कनेक्ट नाम का आता है, आपको वहाँ पे दिख जाएगा, जो कि मतलब कहें तो ईजिएस्ट वे है। तो ब्राउज़र में ही आपका वहाँ पे लिनक्स का जो सेल है वो खुलता हुआ आपको दिख जाएगा। इसको भी हम समझेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो EC2 का जो इंस्टेंस है आखिर वो रहता कहाँ पे है, इसके बारे में हम समझेंगे कि ये कहाँ पे रहता है और ये किस तरीके से ये चलता है, ठीक है। तो जहाँ तक जैसे कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट की बात करूँ तो जो इंस्टेंस होते हैं, जो अंडरलाइंग जो हार्डवेयर होते हैं, देखो कोई भी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर तो यूज़ करते ही होगा, जैसे कि Zen सर्वर यूज़ करता है आपका AWS। तो वो जो अंडरलाइन जो हार्डवेयर है उसी के अंदर आपके जो भी वर्चुअल मशीन्स है वो होते हैं। बट उनके पास एक दो मतलब सर्वर्स होते नहीं हैं, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, सर्वर के बड़े बड़े क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो EC2 है या कोई भी सर्विसेज है आपका AWS का, ऑलमोस्ट जितने भी हार्डवेयर उनके होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके अंदर होता है। इसी तरीके से एक प्लेसमेंट ग्रुप आता है, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्लेसमेंट ग्रुप होता है ना, वो क्या करता है, एक आपको आप कह लो कि आप एक ग्रुप आपको बना के देता है, ऐसा कुछ मान के चलें, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, कोई स्पेसिफिक टाइप के जो आपके EC2 के इंस्टेंसेस हैं उसको आप एज अ ग्रुप आप इसको रख सकते हो। जैसे कि अगर हम प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर जाए, EC2 के अंदर अगर डैशबोर्ड के अंदर जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा। एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे मैं अगर EC2 के डैशबोर्ड पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको एक प्लेसमेंट ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है। अब जो प्लेसमेंट ग्रुप है यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो, ये क्या काम करता है। अगर मैं कोई ग्रुप बनाता हूँ, देखो ये सिंपल ग्रुपिंग ही है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा जो एक वेब या एप्लीकेशन है, कोई भी वेब एप्लीकेशन है, वेब ऐप 01 इस नाम का मैं ग्रुप बनाता हूँ, या वेब ऐप PG ऐसा कुछ लिख देता हूँ, PG01। तो ये एक मैंने नाम दे दिया। अब इसके अंदर जो प्लेसमेंट स्ट्रेटजी है वो क्या होगी, क्लस्टर, स्प्रेड और पार्टीशन। ये तीनों के बारे में समझेंगे, ये होते क्या हैं और ये कैसे काम करता है। तो जैसे मैं इसकी बात कर रहा था कि जो प्लेसमेंट ग्रुप होता है, एक वे है इन्फ्लुएंस करने का, जो प्लेसमेंट के जो आप जो इंस्टेंसेस को, कि उसका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, रिडंडेंसी कितना होगा, आपके जो इंस्टेंसेस है वो किस किस प्लेसमेंट ग्रुप में कितना कितना स्प्रेड होगा, या कितना बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस को आप देखते हो, हाई परफॉर्मेंस वगैरह देखते हो। तो उसके हिसाब से आप क्या करते हो ना, क्लस्टर के लिए जैसे आप चाहो तो उसके लिए एक प्लेसमेंट ग्रुप बना सकते हो, स्प्रेड प्लेसमेंट ग्रुप बना सकते हो, पार्टीशन बना सकते हो। मोस्टली तीन ही होते हैं इसके अंदर, अब आप देख सकते हो क्लस्टर, स्प्रेड और पार्टीशन है। थोड़े से इसमें अंतर है, इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तीन तरह के हमारे प्लेसमेंट ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है हमारा क्लस्टर। अभी क्लस्टर क्या होता है, तो इसमें एक ये है कि जो आपके इंस्टेंसेस है ना, वो सेम हार्डवेयर पे और एक सिंगल AZ पे ही इसको रखा जाता है, ठीक है। कि भाई क्लस्टर है ना वो, क्योंकि एक दूसरे के पास पास रहेगा। ये तो थोड़ी ना हो सकता है कि आप एक जो सिस्टम है आप उसको किसी और AZ पे रख दिया, एक को किसी और पे रख दिया। तो क्लस्टरिंग का मोस्टली ये होता है कि जितने पास होंगे सर्वर्स, नेटवर्किंग का जितना जो आपका TTL है वो कम होगा, तो उतना अच्छे से वो काम करेगा। जैसे स्टोरेज है आपका AZ सेम, अगर AZ में आपके रिसोर्सेज हैं, स्टोरेज भी वहीं पे, तो जल्दी से वो काम करेगा ना। किसी और डेटा सेंटर में होगा तो गलत है। तो इसी को जो प्लेसमेंट स्ट्रेटजी है उसको हम क्लस्टरिंग कहते हैं, ठीक है। एक ही AZ में रहेगा और एक ही अगर सेम फिजिकल हार्डवेयर के अंदर रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। ये क्या करता है, लो लेटेंसी और हाई थ्रूपुट
ठीक है। तो भाई अब एक ही डेटा सेंटर में या एक ही हार्डवेयर में अगर है तो आपको फ़ायदा होगा ना, आपको काफ़ी अच्छे उसका जो नेटवर्क का आउटपुट है और जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो काफ़ी अच्छा आएगा ना उसके अंदर। जैसे कि अब इसको हम ये वाला जो स्ट्रेटेजी है हम इसको क्यों यूज़ करना चाहते हैं, हम जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस होते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होते हैं, एनालिटिक्स वाला खासकर होता है कि कोई बहुत बड़ा आपका एआई का मॉडल आपने मतलब आपके डेवलपर ने बनाया हुआ है, उसको एनालाइज करना है, बहुत सारा डेटा को प्रोसेस करके उसको ट्रेंड करना है आपके मॉडल को, है ना। तो ऐसे कई सारे होते हैं, ग्राफिक के कई सारे काम होते हैं, काफ़ी मतलब कोई वीडियो प्रोसेसिंग का काम चल रहा है, 3D मॉडलिंग का काम चल रहा है, या कुछ उसको प्रोसेस करने का काम है। जैसे कई सारे आजकल एप्लीकेशंस वगैरह आते हैं जो एआई वीडियोस वगैरह बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ये सूट करता है। एक और हमारे पास होता है स्प्रेड प्लेसमेंट ग्रुप, ये वाला, ये कुछ इसके अंदर स्प्रेड लेवल बता रहा है, रैक होस्ट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक भी आपको ऑप्शन देता है कि होस्ट बेस्ड होगा या रैक बेस्ड होगा, ठीक है। इसमें आउटपोस्ट ओनली लिखा हुआ है, इसको भी समझेंगे क्या चीज़ें हैं। तो जो स्प्रेड होता है वो क्या करता है, मल्टीपल रैक्स में, जैसे आपका जो इंस्टेंस है वो देखो अगर आप डेटा सेंटर को अगर वर्चुअल भी अगर आपने कभी देखा होगा या कभी किसी यूट्यूब वीडियो में या कहीं पे भी देखा होगा, तो उसमें रैक्स बने होते हैं, ठीक है। और हर रैक का क्या होता है, खुद का पावर सोर्स होता है, खुद का नेटवर्किंग होता है, ठीक है। तो जो AWS का होता है उसमें कई सारे ऐसे एजीज बनते हैं, होते हैं ऑलरेडी उसके अंदर उन रैक्स में। ये करता है जो हाई अवेलेबिलिटी आपको देता है। अगर अलग अलग रैक्स हों और मान के चलो एक रैक में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो दूसरे रैक से भी चले वो, मतलब स्प्रेड का मतलब समझो, जो रैक्स है ना, वहाँ पे जो रैक है जहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स लगे हैं, उनके AWS के मशीन्स जो लगे हैं, हार्डवेयर जो लगे हैं, वो अलग अलग रैक्स में स्प्रेड होते हैं। तो आपका जो इंस्टेंस होगा वो अलग अलग रैक्स में स्प्रेड होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्प्रेड कहा गया है। और यहाँ पे अगर मैं स्प्रेड लेवल की बात करूँ तो आपको समझ आएगा। देखो आप इसको प्रैक्टिकली आप ये देखो कि अगर आप, चलो AWS नहीं है, आपका खुद का डेटा सेंटर, आप कैसे मैनेज करोगे। अगर आपको एजी बनाना है, मान के चलो कि आपको दो आपके अवेलेबिलिटी जोन है या दो डेटा सेंटर हैं। एजी मतलब डेटा सेंटर मान के चलो, एक आपका मान के चलो यूएस में आपकी कंपनी यूएस बेस्ड है, एक फ्लोरिडा में एक डेटा सेंटर उसने बना लिया, एक अटलांटा में बना लिया, दो जगह बना लिए, और दो जगह अलग अलग डेटा सेंटर्स में उन्होंने रैक खरीदे हुए हैं। अब आप उसके तरीके से इसको सोच सकते हो कि किस तरीके से वो इसको आप मेंटेन करेंगे। अब वहाँ पे जो अटलांटा में है, आपने 3 रैक वहाँ पे खरीद लिया है और यहाँ पे भी 3 रैक खरीद लिया है। तो आप क्या कोशिश करोगे ना कि जो रैक्स हैं, रैक का जो पावर सोर्स होता है अलग अलग होता है, नेटवर्क भी अलग होता है, तो कोई एक ख़राब ना हो जाए ना, एक ख़राब है तो दूसरे से चल जाए। तो आप इस तरीके से आप अपने सर्वर्स को उसके अंदर रखेंगे कि वो, जैसे अगर VMware की बात करें तो VMware के जो सर्वर्स हैं, कुछ पहले रैक में रखोगे, कुछ सेकंड में रखोगे, कुछ थर्ड में रखोगे, और सबको मिला के आप क्लस्टरिंग कर दोगे उसको, या VMware का आप vCenter के थ्रू उसको क्लस्टर बना दोगे। तो ऐसे ही स्ट्रेटेजी आप समझे जो AWS आपको करने को दे रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं आपके लिए प्लेसमेंट ग्रुप बना दूंगा आपके काम के हिसाब से। अगर आप चूज़ करते हो क्लस्टर लेवल, तो मैं एक ही रैक में और जो हार्डवेयर है उसी के अंदर सब रखूँगा। इससे आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा, फास्ट चलेगा, नेटवर्क परफॉर्मेंस भाई वहीं पे चाहिए ना सब चीज़ें, एक ही रैक में हो, सबसे बढ़िया है वो। दूसरा बोल रहा है स्प्रेड, मैं स्प्रेड कर दूंगा, रैक लेवल पे मैं कर दूंगा और होस्ट लेवल पे भी मैं कर दूंगा, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो आप यही इसका मतलब मेन है स्प्रेड लेवल का। इसका मतलब ये क्या काम करता है, जो क्रिटिकल जो एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, जिसको चाहिए कि हार्डवेयर फेलर ना के बराबर जिसके अंदर हो, मतलब एक बिजनेस क्रिटिकल आपका एप्लीकेशन है, एक रैक पे आपका सब चीज़ रखा हुआ है, वो रैक ख़राब हो गया तो मतलब आपका सिस्टम गया ना। तो आप क्या करोगे, उसको स्प्रेड वाला सिस्टम यूज़ करना चाहते हो ना। तो इसीलिए AWS ने आपको ये जो स्प्रेड प्लेसमेंट ग्रुप है ये बनाने का दिया हुआ। अलग अलग रैक्स में आपके सर्वर्स रहेंगे। अगर एक सर्वर ख़राब हो गया तो मतलब एक रैक ख़राब हो गया, या एक रैक के अंदर जो भी सर्वर्स हैं या स्टोरेज है वो ख़राब हो गया, दूसरे से चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और देखते हैं लास्ट, पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप। ये मुझे मिलेगा, जैसे स्प्रेड है इसके अंदर पार्टीशन भी आएगा। पार्टीशन क्या है, ये देखो कुछ लिखा हुआ है, चूज़ द नंबर ऑफ पार्टीशन टू क्रिएट इन दिस प्लेसमेंट ग्रुप। कितने पार्टीशन आपको चाहिए इस वाले स्ट्रेटजीज में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके इंस्टेंस होंगे या जो वर्चुअल मशीन्स होंगे, ठीक है, वो पार्टीशन में होगा, अलग अलग पार्टीशन में। कहने का मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरा जो इंस्टेंस है आप उसको करो, ऐसा करो,
मैं चाहता हूँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो या अलग अलग सर्वर्स में हो, मैं बोलता हूँ कि 6 सर्वर्स में, मतलब 6 जो फिजिकल मशीन्स है उसमें डाल दो। आप बात को समझिए, जैसे मान के चलो आप इसको थोड़ा सा और स्प्रेड करना चाहते हो तो 6 अलग अलग रैक्स में डाल दो, ऐसा आप मान के चलो। तो 6 रैक में आपके कुछ इंस्टेंस होंगे, किसी और में होगा, कुछ किसी और में होगा, फिर कुछ किसी और में होगा। तो इस तरीके से इसको ना पार्टीशन कर दिया आपने, मतलब पहले से बता दिया है उसको कि भाई एटलीस्ट 6 पार्टीशन कर दो, मतलब मेरे 6 इंस्टेंस अलग अलग जगह पे 6 जगह पे होने चाहिए। मान के चलो आपके पास 24 इंस्टेंस है तो 24 इंटू कर लो, उसको डिवाइड कर लो, तो आई थिंक 3 आएगा, 3 नहीं 4 आएगा। तो हर आपके एक जो रैक है उसमें 4 इंस्टेंस वो स्प्रेड कर देगा, मतलब पार्टीशन कर देगा, मतलब कहने का मतलब 6 के हिसाब से पार्टीशन कर देगा। ये कब काम आता है, इसका क्या यूज़ है? जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड या लार्ज स्केल एप्लीकेशन है, जैसे कि हडूप का होता है, एजबेस होता है, कैसेंड्रा होता है, ऐसे कई सारे जो जिसको देखो होता है ना, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए सबसे सूटेबल जो होता है वो है पार्टीशन प्लेसमेंट स्ट्रेटजी होता है। इसको भी बहुत लोग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कम इसको यूज़ करती है, शायद उनको पता नहीं होता या क्या है। बाकी ये एक ना एडवांस लेवल आपको समझना होता है कि भाई मैं अगर डेटा सेंटर मेरा, देखो AWS ने ये तो नहीं कहा आपको कि आप मेरे डेटा सेंटर के अंदर आओ अपना सर्वर लगा दो वो तो कभी कहता नहीं है। तो वो आपको एक पहले से आपको बता रहा है कि हम आपको ये भी ऑप्शन दे रहे हैं कि आप चाहो तो आपके एप्लीकेशन के हिसाब से उसको कैसे, आपको सर्वर्स को कैसे सजाना है, कैसे रखना है, कितने दूर दूर में रखना है, ईजी कैसे सेट करना है, वो भी आपको दे रहा है। वो हम कहाँ से करते हैं? प्लेसमेंट ग्रुप से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका प्लेसमेंट ग्रुप आपने बना दिया, जैसे मान के चलो कि मैं क्लस्टरिंग बना देता हूँ, मान के चलो क्लस्टरिंग क्लिक सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं क्रिएट ग्रुप कर देता हूँ, और इस प्लेसमेंट ग्रुप के थ्रू इसके अंदर मैं जो भी सर्वर्स बनाऊंगा तो एज अ क्लस्टरिंग, मतलब एक ही हार्डवेयर पे और एक ही रैक पे रहेगा वो, आप समझे। अगर ये वाला मैं यूज़ करता हूँ तो इसी तरीके से अगर मैं दूसरा बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि पार्टीशन बेस्ड है, मेरा 6 है, मैं वहाँ पे मान के चलो कि 12 मैंने सर्वर बनाने हैं, मुझे कोई इंस्टेंस बनाने हैं, वो मैं बना दिए, तो वो आपके 6 पार्टीशन, मतलब 6 रैक में अलग अलग वो बनते जाएंगे। ठीक है। हम जो प्लेसमेंट ग्रुप है ना उसको मल्टीपल एजी के हिसाब से ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो क्लस्टर वाला है, जैसे मैंने पहले कहा, ये एक ही हमारे रैक में, एक ही हमारे होस्ट पे या हार्डवेयर पे होता है, तो ये वाला उसमें इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। वो अप्लाई होता है हमारा स्प्रेड में और पार्टीशन में, क्योंकि दोनों का नेचर यही है ना कि अलग अलग रैक में हो, अलग अलग एजी में हो। तो अलग अलग एजी में करने के लिए अब आप ये कहोगे कि मैं क्लस्टर में हमने एक प्लेसमेंट ग्रुप बना दिया और आप वहाँ पे खोजने लग जाओगे, कहोगे कि यार मेरे को अवेलेबिलिटी जोन दिख नहीं रहा। तो अगर आप इस प्लेसमेंट ग्रुप में हो, इस प्लेसमेंट ग्रुप में तो आपको वो फैसिलिटी दिया ही नहीं गया ना कि आप मल्टीपल एजी हो। आपने पहले से ही चूज़ कर रखा है ना कि मैं क्लस्टर वाला प्लेसमेंट ग्रुप यूज़ करूँगा, जहाँ पे एक ही हार्डवेयर पे या एक ही रैक पे हमारे सब जो भी इंस्टेंसेस है वो बनेंगे, तो एक ही पे ही बनेगा। अब वहाँ पे आप ढूंढने जाओगे कि यार यहाँ पे इजी दिखाई नहीं दे रहा, तो वो नहीं दिखाई देगा ना। आपको उसके लिए क्या चूज़ करना पड़ेगा? पार्टीशन या स्प्रेड। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि आपका जो, अगर आपको मल्टीपल एजी चाहिए तो आपको सिर्फ 2 पार्टीशन ग्रुप में मिलेंगे, स्प्रेड और पार्टीशन में। आपको ये समझना होगा, क्लस्टर में नहीं मिलेगा। ठीक है। अगला देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा प्लेसमेंट जो स्ट्रेटजीज होता है, क्लस्टर, स्प्रेड और हमारा पार्टीशन बेस्ड होता है। जो क्लस्टर होता है वो क्या है? जो आपके इंस्टेंसेस होते हैं फिजिकली क्लोज होते हैं, मतलब सेम रैक में होते हैं इन अ सिंगल एजी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से होगा। इसके बेनिफिट क्या है? वेरी लो लेटेंसी, ज़्यादा लेटेंसी होगा नहीं बिटवीन इंस्टेंसेस, हाई नेटवर्क का थ्रूपुट मिलेगा आपको। ठीक है। इससे थोड़ा सा रिस्क भी है इसके ऊपर और थोड़ा नुकसान भी है कि हार्डवेयर अगर फेल हो गया ना तो आपके इंस्टेंसेस डाउन हो जाएंगे, आपको ये भी समझना होगा। तो अब बात करते हैं स्प्रेड की। जैसे स्प्रेड बताया था, जो हमारा जो भी इंस्टेंसेस होता है ना वो एक डिस्टिंक्ट हार्डवेयर में होता है अक्रॉस मल्टीपल एजी। ठीक है। इसके अंदर होगा, जैसे आप ये देख सकते हो, एजी 1 में आपको हार्डवेयर 1 हार्डवेयर 2 होगा और एजी 2 में हार्डवेयर 3 और हार्डवेयर 4 होगा। तो ये स्प्रेड हो गया ना आपका। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे जो फ़ायदा होता है हमारे को, ये आइसोलेट कर सकता है जो इम्पैक्ट है हार्डवेयर फेलर का ना, जैसे हार्डवेयर फेल हो गया उसको आइसोलेट करता है, बचाता है। ठीक है। ये स्मॉल नंबर ऑफ क्रिटिकल और सेपरेटेड जो इंस्टेंसेस होते हैं ना, ये उसके लिए बढ़िया इसका यूज़ केस है। थोड़ा सा रिस्क है इसमें, ये भी हम समझ लेते हैं। कम से कम आपको 7 रनिंग इंस्टेंस पर एजी
पर ग्रुप आपको मिलेगा। स्टार्ट और लॉन्चिंग जो भी है हमारा इंस्टेंस वो फेल हो सकता है अगर इससे ज़्यादा आप इंस्टेंस बनाते हो। सेम इसी तरह पार्टीशन है। पार्टीशन क्या करता है, ग्रुप इनटू पार्टीशन, अलग अलग रैक्स में उसको पार्टीशन की तरह उसको ग्रुप कर देता है। ठीक है, AZ1 में आप देख सकते हैं, हो सकता है आपका पार्टीशन 1 पार्टीशन 2 AZ1 में हो और पार्टीशन जो 3 हो वो AZ2 में हो। इसके बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट क्या है, 7 पार्टीशन पर AZ आपको मिलेंगे। ठीक है, आप 7 पार्टीशन तक बना सकते हैं, आपने देखा भी वहाँ पे। आइसोलेट कर सकते हैं आपके हार्डवेयर फेलियर को, तो मल्टी AZ का फ़ायदा यही है। क्यों यूज़ होता है, जो लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कलोड्स होता है, जैसे मैंने पहले बताया HDFS, HBase, कैसेंड्रा। अब बात करते हैं हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज की, EBS। जो हमारे वॉल्यूम्स वगैरह होते हैं ना, ये स्टोरेज के काम आता है। EC2 इंस्टेंस में कोई ना कोई स्टोरेज तो आपको चाहिए होगा ना, तो ये उसके ही काम आता है। इसको हम वर्चुअल हार्ड ड्राइव भी कह सकते हैं, VMDK जैसे हमारा होता है ना, आपके अलग अलग वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, अपना वर्चुअल बॉक्स है उसके अंदर, तो वहाँ पे भी वर्चुअल हार्ड डिस्क होते हैं। तो इसको भी आप ऐसे ही कुछ मान के चले, बिल्कुल ऐसे ही होता है। EBS मतलब इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, और ये वही होता है। ये अटैच नेटवर्क के ऊपर अटैच हो जाता है, ये रूट वॉल्यूम क्रिएट होता है, और इसके आगे आप और भी वॉल्यूम्स जैसे आपको ज़रूरत पड़े वैसे वैसे इसके अंदर डाल सकते हो। जो वॉल्यूम है एक बार में मतलब अटैच हो जाता है एक इंस्टेंस से एट अ टाइम। आपको उतना चाहिए तभी तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, और जो आपका ये जो वॉल्यूम है वो सेम AZ में होना जरूरी है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो है परसिस्टेंट सेटिंग्स होती है इसकी। जैसे आपका इंस्टेंस शट डाउन होगा, ये आपका डेटा को उसके अंदर सेव करके रख लेगा, जैसे कि आपका हार्ड ड्राइव काम करता है। जैसे आप इंस्टेंस को टर्मिनेट करते हो, डिलीट हो जाएगा वो। जो IO होता है, हम इनपुट आउटपुट कहते हैं ना, डिवाइस है हमारे, जो हमारे वॉल्यूम्स वगैरह हैं, डिस्क हैं, उसमें IO हम कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं, वो समझते हैं वो होता क्या चीज़ है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके वॉल्यूम टाइप्स है, और इनके ये जो अलग अलग वॉल्यूम टाइप्स है ना, इनके अलग अलग आपके IOPS होते हैं, इनपुट आउटपुट होता है। ठीक है, समझते हैं इसको कि एग्जैक्टली IOPS होता क्या चीज़ है। तो IO का मतलब होता है इनपुट, और O का मतलब होता है आपका आउटपुट। ठीक है, इसको थोड़ा और समझते हैं कि कैसे इसको मेज़र कर सकते हैं कि आपका जो डिस्क है उसको कितनी बार उसको एक्सेस किया गया। तो एक रीड का मतलब हो गया आपने 1 बाइट ऑफ चॉकलेट खा लिया, ऐसा आप मान के चलें। आपने पूरे का पूरा फाइल को रीड कर लिया, मतलब पूरे का पूरा जो चॉकलेट है आपको वो आपने पूरा खा लिया, आप ऐसे मान के चलो इसको। अब IOPS क्या है, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, इसी को हम कहते हैं IOPS। कहने का मतलब आपका एक EBS वॉल्यूम है जो उसको एक फास्ट बाइटिंग की तरह आप ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं कि एग्जैक्टली जो थ्रूपुट हम कहते हैं बार बार, थ्रूपुट क्या है, कि हम कितनी जल्दी एक सिंगल एक्सेस में डिस्क का जो रीड उसको कर सकते हैं। इसको वैसे मान के चलते हैं कि एक बड़ा बाइट, कितना बड़ा बाइट, एक स्मॉल बाइट भी होगा बड़ा बाइट भी होगा चॉकलेट का ना, तो जितना ज़्यादा थ्रूपुट होगा, मतलब जितना ज़्यादा आपका क्षमता होगा उतना बड़ा मुंह खोल के आप ज़्यादा चॉकलेट खा सकते हो ना। इसी तरीके से जो आपका अगर छोटा बाइट है, मतलब छोटा थ्रूपुट है, तो छोटा ही चॉकलेट खा पाओगे। तो आप थ्रूपुट को थोड़ा समझो। थ्रूपुट बहुत एक मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा थ्रूपुट होने से क्या फ़ायदा है। ज़्यादा थ्रूपुट होने से ज़्यादा नेटवर्क खाओगे ना, या ज़्यादा बड़ा चॉकलेट खाओगे, और अगर कम थ्रूपुट होगा तो छोटा ही बाइट खा पाओगे। तो आप क्या चाहोगे, जल्दी जल्दी ज़्यादा चॉकलेट खा पाए ना। तो ये थ्रूपुट को आप इस तरीके से समझ सकते हो, एक चॉकलेट की बाइट की तरह, कि किस तरीके से आपका जितना ज़्यादा थ्रूपुट होगा उतना ज़्यादा आप नेटवर्क में आपको उतना स्पीड मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है आपका, अगर कभी भी EC2 वगैरह बना रहे हो इंस्टेंस, अगर क्लेवरली अगर आप चाहते हो उसको यूज़ करना चाहते हो कि किस टाइप का मेरा एप्लीकेशन है, किस तरीके से वो काम करे, उसके लिए बहुत काम आता है। तो यहाँ पे सिंपल सा बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जल्दी से जल्दी या ज़्यादा से ज़्यादा आपका नेटवर्क का परफॉर्मेंस हो, तो उसके लिए थ्रूपुट होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा समझते हैं हमारा जो यूज़ केसेस है ना, हमारा IOPS का थ्रूपुट के साथ, वो समझते हैं। जो IOPS जो हमारा होता है मोस्टली डेटाबेसेस के लिए, जो फ्रीक्वेंट रिट्रीवल
मतलब छोटे छोटे जो आपके डेटा होते हैं, मतलब कभी अपडेट किया, कभी वहाँ पे क्रिएट किया, कभी सिर्फ रीड किया, ठीक है, मतलब इसको आप चॉकलेट के स्मॉल बाइट्स की तरह ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे चीज़ में आइडियल है। थ्रूपुट क्या है, जैसे कि बड़ा जो डेटा है आपके पास 10 टेराबाइट का डेटा है, उसका आप डेटा वेयर हाउसिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक बड़े बाइट की मतलब उम्मीद करोगे ना, तो थ्रूपुट आपका ज़्यादा होना चाहिए उस चीज़ में, तो उसके लिए वो आइडियल होता है। और भी कई तरह के टाइप होते हैं, टाइप समझते हैं कि ये क्या टाइप है। जैसे अदर टाइप जो वही बताया जा रहा है यहाँ पे, जनरल पर्पस एसएसडी, मोस्टली यही डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा। इसका मैक्सिमम जो इसका आईओपीएस है वो 16,000 आपको मिलेगा। इनपुट आउटपुट पर सेकंड जो है वो 16,000 मिलेगा आपके एसएसडी में। लेकिन इसी तरीके से कुछ कोल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव भी होते हैं। कोल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब ओल्ड फैशन आप कह लो इसको, जैसे कि हमारे वो जो मैग्नेटिक ड्राइव होते हैं ना, वो भी AWS यूज़ करता है। खासकर जैसे S3 का जो ग्लेशियर है, या जहाँ पे जो कोल्ड स्टोरेज, जिसको हम कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, वो क्या है, मैग्नेटिक ड्राइव ही तो होगा वो, पुराने ज़माने वाला, उसको वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके लिए बहुत सारे उनके पास होंगे और उसका जो स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वैसा कुछ उन्होंने उसको यूज़ करते हैं। तो जैसे आपने S3 बकेट में आपने S3 के अंदर अगर आपका कोई डेटा है उसको आपने मूव कराया ग्लेशियर के अंदर, तो वो कोल्ड हार्ड ड्राइव में जाते हैं, जिसको आप ग्लेशियर कह सकते हो। फ्रंट एंड में आप ग्लेशियर कह सकते हो, लेकिन बैक एंड में उसका ऐसी कुछ ड्राइव होता है, मैग्नेटिक ड्राइव ही वो लोग यूज़ करते हैं। SSD यूज़ नहीं करते। SSD फास्ट परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो वॉल्यूम्स होते हैं, डिस्क होते हैं हमारे, कई अलग अलग तरह के होते हैं, तो उसके हिसाब से AWS ना क्या करता है, अपना भी उसने भी कुछ स्टोरेज का उसने कुछ बना रखा होगा, आर्किटेक्चर कह लो, या ऐसा कुछ बना रखा होगा जो उनके उस काम को सूट करे। जैसे मैंने पहले बताया, फास्ट थ्रूपुट के लिए IOPS के लिए SSD यूज़ होता है, उसमें भी अलग अलग उनके टाइप्स होते हैं। सेम उसी तरह जो कोल्ड है, जो बहुत कम इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हो जाएगा। जैसे मैंने S3 पढ़ा था, हमने S3 के अंदर पुराने वीडियोज़ में, जहाँ पे ग्लेशियर पढ़ा था हमने, और भी कई सारे बैकअप वाले होता है, या जो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस जो हमारे स्टोरेज होते हैं, उसके लिए मैग्नेटिक ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं। तो उनके जो थ्रूपुट होते हैं, IOPS होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, और वो बहुत टाइम बाद या धीरे धीरे उसको, जब भी अगर हम, होता क्या है ना कि अगर हमने कुछ डेटा डाल दिया ग्लेशियर के अंदर, हम उसको रिट्रीव करना चाहें तो काफ़ी टाइम लगाता है, 1 दिन 2 दिन का भी टाइम लग सकता है उसमें, तो वो इसलिए होता है। तो उसी को ना जो AWS है वो कोल्ड स्टोरेज कहता है। इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे इसके आगे। इसी तरह हमने इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज जो EBS है, उसका स्नैपशॉट के बारे में हमने देखा था, स्नैपशॉट भी देखा था हमने। AMI तो पूरा का पूरा आपको पता है कि पूरा मशीन का ही इमेज होता है, बट स्नैपशॉट क्या होता है? स्नैपशॉट क्या होता है? ये एक, जैसे हमने स्नैपशॉट लिया ना, तो जो इसका स्टेट है, अब जैसे होता है ना VMware में भी, अगर वर्चुअलाइजेशन में अगर हम जाएँ तो वहाँ पे भी स्नैपशॉट्स होते हैं। वो क्या करता है, जो हार्ड डिस्क आपका फाइल होता है, उसका एक छोटा सा आप कह लो स्नैपशॉट, या एक जो स्थिति है इसको बना के रखता है, फिर नया एक आपका हार्ड डिस्क का फाइल बनाना स्टार्ट कर देता है। वो बैकएंड की कहानी है। देखो अभी यहाँ पे AWS में तो आपको बैकएंड पता ही नहीं चलेगा वो कैसे करते हैं, क्या वहाँ पे भी जैसे स्नैपशॉट बनाते हैं तो हार्ड डिस्क का फाइल है पार्टीशन हो जाता है, या अलग नया हार्ड डिस्क का फाइल बन जाता है ना, VMDK1 VMDK2 ऐसा कुछ बनता होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी देखो हमें बैकएंड का तो पता नहीं ना कि वो कैसे करते हैं। बाकी स्नैपशॉट हम समझ सकते हैं, अगर हम वर्चुअलाइजेशन की भाषा में जाएँ तो वहाँ पर यही होता है कि जो हम स्नैपशॉट लेते हैं, तो जैसे ही हमने स्नैपशॉट लिया तो जो आपका हार्ड डिस्क फाइल है वो पार्टीशन हो जाता है, उसके आगे एक नया फाइल बनता है। जब भी हम रिस्टोर करते हैं तो उस पार्टीशन पे जहाँ पे हमने उसको रिस्टोर करना है, वो एक पॉइंट बन जाता है ना, उस पॉइंट पे उसको फिर वो हार्ड डिस्क को वहाँ पे पहुँचा देता है उसी जगह पे। तो इस तरीके से वो काम करता है। तो स्नैपशॉट EBS में भी होता है और ये काफ़ी काम का है। हाँ, थोड़ा सा थ्रूपुट में कमी आ सकती है, तो आपको बहुत वाइजली इसको यूज़ करना है कि कैसे इससे अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस ले सकें। बेटर होगा कि बैकअप के लिए, या जो छोटे मोटे चीज़ें होते हैं ना, मान के चलें कि आपको टेस्टिंग करनी किसी सॉफ्टवेयर की, या कुछ अपडेट्स को रोल आउट करना है, तो ठीक है, आप मोस्टली कंपनीज क्या करती है, स्नैपशॉट लेती है, बोलती है अभी टेस्ट कर लो डेवलपर को, डेवलपर टेस्ट करता है उसको। लेकिन उसके बाद जो स्नैपशॉट है उसको भी इंश्योर कर लेना है कि हाँ आपका जो हार्ड डिस्क है बिल्कुल एक है और बढ़िया चल रहा है वो, ठीक है। बाकी स्नैपशॉट बहुत काम का है, काफ़ी सारी चीज़ों में इसको हम यूज़ करते हैं। थोड़ा सा हम जानते हैं EC2 इंस्टेंस स्टोर के बारे में कि ये क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा EC2 इंस्टेंस स्टोर होता है, ये फिज़िकली एक्चुअली में अटैच होता है आपका जो इंस्टेंस का जो अंडरलाइंग, जो उसके नीचे जो हार्डवेयर होता है, उससे क्या करता है ये फास्टर परफॉर्मेंस। अगर भाई आपके कंप्यूटर के अंदर ये हार्ड डिस्क लगा हुआ है,
देखो NAS है, नेटवर्क अटैच अगर कोई स्टोरेज है तो थोड़ा सा उसका IOPS कम होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये एफिमरल होता है। मतलब जैसे आपका इंस्टेंस स्टॉप होगा या हार्डवेयर फेल होगा, आपका हार्ड डिस्क गया, आपने जो वहाँ पे रखा ख़त्म। इसका जो यूज़ केसेस है, जैसे कि वर्कलोड होते हैं ना कई सारे आपके, जहाँ पे टेम्पररी आपको कंटेंट रखना है या कैशिंग कराना है परफॉर्मेंस के लिए, एकदम हाई परफॉर्मेंस हो आपका, जैसे ग्राफिक रेंडरिंग के लिए, टेम्पररी डेटा, ये सब चीज़ के लिए ये बहुत काम आता है। मतलब जैसे जो टेम्पररी डेटा है, जैसे होता है ना कि जैसे आप चाहते जो आपका एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरीके से चलता है कि कुछ आपके यूज़र ने कुछ डेटा वहाँ डाला, डेटा को प्रोसेस कराया तो कुछ टेम्प फाइल्स बन गए, है ना। अब टेम्प फाइल जैसे आपका बना, वो जब सेव किया उसने या एक्सपोर्ट किया अपने वीडियो को या जो भी उसने जो भी काम है, जो भी इसका आउटपुट है उसने किया, तो टेम्पररी फाइल फास्ट तरीके से ये जो स्टोरेज है उसमें जाए और वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से इसका जो यूज़ केसेस है इस तरीके से बहुत है। इसमें क्या फ़ायदा है, फास्ट होगा काम, ठीक है। बट वही है कि जैसे आपका इंस्टेंस में कुछ प्रॉब्लम आया या हार्डवेयर में प्रॉब्लम आया, आपका ये स्टोरेज चला जाएगा, ठीक है। इसके भी आइडल जो मैंने बताया कि इससे क्या क्या इसके यूज़ केसेस हैं, हम वो भी समझ गए। तो काफ़ी मतलब ये भी बहुत काम का चीज़ होता है। चलिए एक इंस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं और भी देखते हैं कि क्या क्या उसके अंदर ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो ये जो मेरा EC2 है, ऑलमोस्ट हमने सब चीज़ तो कंप्लीट कर लिया था। ये जो इंस्टेंसेस वगैरह हैं, EMI वगैरह, ये हम पहले ही हम पढ़ चुके हैं बिगिनर कोर्स के अंदर, की पेयर्स वगैरह सब चीज़ें। प्लेसमेंट ग्रुप अभी हमने कवर किया हुआ है, मैंने बताया कि कैसे चलता है। टारगेट ग्रुप्स वगैरह ये सब तो लोड बैलेंसिंग का है, ऑटो स्केलिंग भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसके अलावा और क्या चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं इसके अंदर। देखो अगर मैं एक डीप डाइव की बात करूं, और चलो ठीक है कोशिश करते हैं कि इंस्टेंस लॉन्च करके देखते हैं कि और क्या चीज़ होता है इसके अंदर। मान के चलो मैं इस बार लाइनेक्स ना करके एक बार विंडोज़ का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेब या विन सर्वर 01 ऐसा कुछ लिख देता हूँ। मैं इस नाम से एक बनाना चाहता था। यहाँ पे विंडोज़ रखता हूँ, ठीक है। 2022 है इसको, और क्या क्या है इसके अंदर, बेस 2019 ले लेता हूँ। और इसके आगे आर्किटेक्चर मुझे समझ आ रहा है, AMI ID ये भी समझ आ रहा है कि ये विंडोज़ का एक टेम्पलेट होगा। यूज़र नेम रूट होना चाहिए, ठीक है। वेरीफाइड प्रोवाइडर T2 माइक्रो में चला रहा है ये, 1 vCPU 1 GB। थोड़ा सा ये कम लग रहा है, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। T2 स्मॉल ले लेते हैं, ये सही है। 1 CPU और 2 GB रैम में इतने में आई थिंक चल जाना चाहिए। की पेयर देखो, मैं जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा जो की पेयर है वही चलेगा। इसमें बस ये कि जब ये जो की पेयर है इससे आप उसको क्या करोगे, डिक्रिप्ट करोगे, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे। नेटवर्क की सेटिंग बिल्कुल सेम है वैसे जैसे हम पहले किया था। जो मेरा पहला जो एक VPC मैंने कस्टमाइज़ बनाया था, वो प्राइवेट सबनेट की जगह मैं इसको पब्लिक सबनेट 01 ले लेता हूँ। पब्लिक IP ठीक है, इसको मैं असाइन करूँगा। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप देख लेता हूँ कि और क्या क्या ग्रुप्स हैं मेरे पास। यहाँ पे कुछ मैंने बना के रखा था पहले ही। डिफ़ॉल्ट EC2 RDS2 के लिए बनाया था, वेब SG, और डिफ़ॉल्ट के अंदर डाल देता हूँ फ़िलहाल। तो ये जो हार्ड डिस्क का देखो 30 तो आपको चाहिए होगा ना। विंडोज़ काफ़ी बड़ा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, लाइनेक्स तो 4-5 GB में बन जाता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड डिस्क आपको चाहिए होगा। यहाँ पे आपका जो रूट वॉल्यूम है GP2 है, देखिए GP3 भी आ गया है जनरल पर्पज़ के लिए। प्रोविज़न भी है इसके अंदर, IO1 IO2 है। तो ये सब है। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक स्टैंडर्ड भी है। इसमें क्या होगा, बहुत स्लो चलेगा, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो। यही सब स्टोरेज की मैंने बातें बता रहा था मैं आपको कि आपको किस तरीके से चलेगा। तो फिलहाल जो रिकमेंडेड है वो GP2 है, इतने में आप चला लो बोल रहा है, ठीक है। ऐड न्यू वॉल्यूम, और भी देखो ये C ड्राइव बनेगा, ये तो दिख रहा है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डलेगा तो ये C ड्राइव बनेगा। आप चाहते हो कि ना एक और डेटा ड्राइव बना दो, ठीक है। तो हम एक और बनाते हैं, हम कहते हैं इसको कि 100 GB का एक बना दो, GP3 में बना दो, या जो भी आपको सही लगे GP3 में बनाना है, जिसमें आपको बनाना है, इनक्रिप्टेड करना है। देखो अभी जैसे हमने लास्ट में जब कंट्रोल टावर पढ़ रहे थे वहाँ पे तो कंप्लायंसेस का भी था। वहाँ पे कंप्लायंस था कि जो इनक्रिप्टेड नहीं होगा वॉल्यूम, उसके लिए कंप्लायंस का इशू डालेगा वो। तो ये सब भी आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो ये इनक्रिप्टेड होना चाहिए था। बाकी फ़िलहाल अभी हमें वैसा कुछ नहीं करना, थोड़ा एडवांस डिटेल्स के अंदर जाते हैं, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है डोमेन जॉइन, तो ठीक है मुझे समझ आता है ये कि ये कह रहा है कि आप ये जो मशीन हम बना रहे हैं ना, जैसी बने तो साथ के साथ में ज्वाइन भी कर ले डोमेन को, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ ये
बोल रहा है। तो हाँ ठीक है, जैसे मेरा ये डोमेन है, ये ऐसा कुछ डोमेन में मैं इसको ज्वाइन करा सकता हूँ चाहूँ तो। IAM के जो इंस्टेंस के प्रोफाइल हैं ये आपको समझना ज़रूरी है। ये मैं एक चीज़ हम ये मिस कर रहे हैं, ये क्या काम आता है एक बार समझते हैं। IAM का जो इंस्टेंस पॉलिसीज़ है, इंस्टेंस प्रोफाइल है, सॉरी इंस्टेंस प्रोफाइल है। देखिए कई सारे इंस्टेंस प्रोफाइल है इसके अंदर। ये करते क्या चीज़ है, IAM के रोल्स के अंदर कई सारे रोल्स गए हैं इसके अंदर। कंट्रोल टावर एडमिन, ये तो हमने लास्ट टाइम बनाया था, और भी कई सारी चीज़ हैं। अभी होता क्या है, जैसे मैं सिंपल से मैं आपको बताता हूँ। ये जो है IAM का इंस्टेंस प्रोफाइल, तो चलिए यहाँ से कुछ आइडिया लेते हैं। ये एक्चुअली मैंने पहले कभी बनाया होगा, ये कुबरनेटिस का जो क्लस्टर वगैरह हमने बनाया था ना, आई थिंक ये उसका है। कुछ नोड इंस्टेंस रोल, तो नोड तो समझ आ रहा है कि कोई सर्वर का नोड है या इंस्टेंस है, उसका कोई रोल है। तो इसका मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या रोल है ये। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे जो कुबरनेटिस का जो सर्वर है हमारा या जो सर्विसेज है, ठीक है, तो कंट्रोल प्लेन जो है या जो भी वहाँ पे बनता है तो वो कुबरनेटिस बनता है, लेकिन जो इंस्टेंस कैसे रोल कैसे काम करता है, तो आप ये एज्यूम कर सकते हो या ये समझ सकते हो कि जो कुबरनेटिस है वो कोई रोल यूज़ करता हो EC2 इंस्टेंस के कोई नोड को बनाने के लिए, और वो जो नोड है आपका या इंस्टेंस है वो कुबरनेटिस के सर्विसेज को अच्छे से, जैसे कंट्रोल प्लेन होता है या जो भी उनके API सर्विसेज या जैसे भी सर्विसेज होते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना है, उनसे बात करना है, उनके हिसाब से चलना है, रिपोर्ट्स वगैरह देने हैं उनको, जैसे कि CPU यूसेज, कितने इंस्टेंसेज हैं, वो सब चीज़ के लिए शायद ये यूज़ होता है। आई थिंक यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो मुझे समझ थोड़ा सा ये आ रहा है कि जो इंस्टेंस प्रोफाइल है वो क्या करता है। देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ कि कैसे, अगर मैं कोई EC2 का इंस्टेंस बना रहा हूँ, ठीक है, मैं बना दिया मान के चलो, उसको मैं चाहता हूँ कि AWS के किसी और सर्विस से वो बात करे या S3 से बात करे या कोई और सर्विस कुबरनेटिस से बात करे। कैसे बात करेगा वो? क्या मैं उसको कहूँगा कि एक क्रेडेंशियल मैंने आपको दे रहा हूँ और आप कुबरनेटिस से बात कर लो, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो वे होगा ना कि वो बात मतलब वो कर पाए उससे, या कोई भी उससे कम्युनिकेशन कर पाया, उसके हिसाब से चल पाए, उस सर्विस के हिसाब से कुछ उसको यूज़ कर पाए। तो उसी के लिए यूज़ होता है आपका IAM का प्रोफाइल। अब IAM का प्रोफाइल क्या है? अगर मैं IAM के प्रोफाइल में जाऊँ तो यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, ये तो ये समझ तो मुझे आ रहा है कि रोल्स है ये। प्रोफाइल क्या चीज़ होता है, ठीक है। अब थोड़ा प्रोफाइल समझते हैं। जो IAM का जो इंस्टेंस प्रोफाइल होता है ना, एक इसको ऐसे मान के चलो, ये एक कंटेनर की तरह है IAM के रोल के लिए, जो यूज़ होता है EC2 को। कोई जो एक्सेस है, अगर AWS का कोई एक्सेस है, मतलब किसी सर्विसेज का एक्सेस कराना है, तो आई थिंक उसके लिए ये आपका एक कंटेनर की तरह यूज़ करता है, जो IAM रोल को एज्यूम कर ले। तो अगर हम प्रोफाइल बनाते हैं तो वो क्या करेगा, वो कोई रोल को एज्यूम करेगा। हम यहाँ पे एक रोल बना देंगे और उस रोल के बेस पे आपका प्रोफाइल बनेगा, IAM का प्रोफाइल बनेगा EC2 IAM का, ठीक है। IAM का जो इंस्टेंस प्रोफाइल है वो क्या करेगा, आपके IAM रोल को एज्यूम कर लेगा। जैसे मैं बोलता हूँ रोल को कि भाई S3 को आप जो है S3 का जो भी रिसोर्सेज है उसके लिए भी आप ये वाला IAM का जो रोल है इसको एज्यूम कर लो, उससे एक्सेस करा लो। तो ये ऐसा कुछ काम करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक ब्रिज की तरह काम करता है आपके EC2 इंस्टेंस और IAM के रोल के बीच में। इसी इसको हम इंस्टेंस प्रोफाइल कहते हैं। अब मोस्टली क्यों ऐसा है, भाई परमिशन आपको चाहिए ना। EC2 इंस्टेंस तो अपने आप में परमिशन नहीं मिल जाएगा ना, परमिशन तो देना पड़ेगा ना। तो ठीक है, यूज़र्स को परमिशन तो मिलते हैं, क्या EC2 को भी परमिशन की जरूरत पड़ती है? हाँ बिल्कुल पड़ती है। अगर आप EC2 को S3 से कनेक्ट कराना चाहते हैं, इंटरनली AWS के सर्विसेज को यूज़ कराना चाहते हैं, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा। तो वो कौन देता है? रोल। और रोल का ये भी एक एडवांस यूसेज है, आप ये मान के चलें। तो इसलिए IAM का इंस्टेंस प्रोफाइल बनता है। ये मतलब एक छोटा सा डेफिनेशन था कि कैसे ये होता है। अगर इसको मैं एक फ्लो की तरह मैं ले जाऊँ तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रोल बनाना पड़ेगा, फिर आपको इंस्टेंस प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो इंस्टेंस का प्रोफाइल है उसको असाइन करना पड़ेगा। आपने जो इंस्टेंस प्रोफाइल बनाया है उसको असाइन करना पड़ेगा, किसको? EC2 के इंस्टेंस को। अब इसमें क्या हो सकता है कि आपके जो टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल्स वगैरह होते हैं, है ना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्रेडेंशियल्स चाहिए होता है या कुछ स्पेसिफिक परमिशंस चाहिए होता है, वो उस रोल में आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं
ये मैं बंद करता हूँ फ़िलहाल। अभी तो मेरे पास कुछ भी यहाँ पे इंस्टेंस प्रोफाइल है नहीं, बाकी आप चाहो तो बना सकते हो, स्पेसिफिक यूज़ के हिसाब से चलता है वो। होस्ट नेम के बारे में देखते हैं। आईपी नेम बोल रहा है, ये रिसोर्स नेम बोल रहा है। अब होस्ट नेम क्या है, ये आईपी बेस के हिसाब से रखना चाहते हैं, रिसोर्स नेम के हिसाब से रखना चाहते हैं, तो ये वो है। मैं चाहता हूँ आईपी नेम के हिसाब से इसका होस्ट नेम रहे। इनेबल रिसोर्स बेस्ड ए रिकॉर्ड डीएनएस रिक्वेस्ट, डीएनएस होस्ट नेम के लिए ये है। इंस्टेंस का ऑटो डिस्कवरी, अब ये क्या चीज़ है, ऑटो डिस्कवरी क्यों होना चाहिए, तो हेल्थ के लिए होना चाहिए। शट डाउन बिहेवियर क्या हो, अगर मैं इसको शट डाउन करूँ, अगर मैं इंस्टेंस के अंदर लॉगिन कर लूँ विंडोज़ के अंदर, इसको मैं बोलूँ शट डाउन, तो क्या करे वो, टर्मिनेट हो जाए? नहीं, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए स्टॉप। ये कभी भी मतलब दूसरे वे में भी काम आता है, जैसे कि आप चाहते हो कि आपका कोई मशीन है ऑटो स्केलिंग ग्रुप में लगा हुआ है, ठीक है, जैसे उसको वो अगर स्टॉप हो तो टर्मिनेट हो जाए, नया बन जाए उसके बजाय, तो ये उस यूज़ केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। स्टॉप बिहेवियर आप देख सकते हो, अगर आप स्टॉप करते हो तो क्या करे वो, हाइबरनेट बिहेवियर, इसको इनेबल डिसेबल भी कर सकते हो, हाइबरनेट भी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये सब सेटिंग है उसकी। टर्मिनेशन, टर्मिनेट होते ही क्या करे वो, ठीक है, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल करना है, डिसेबल करना है। अगर भाई टर्मिनेट प्रोटेक्शन मैं इनेबल करता हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सर्वर है ये, मैं चाहता हूँ गलती से कोई टर्मिनेट ना कर दे, तो मैं क्या करूँगा, इसको इनेबल कर दूंगा। कोई भी अगर टर्मिनेट करने की कोशिश करेगा तो टर्मिनेट नहीं कर पाएगा वो, उसको भी मैं बताऊँगा कैसे करना है। मेरे भाई चलो ठीक है, इसको इनेबल कर देते हैं, समझते हैं। स्टॉप प्रोटेक्शन बोल रहा है, इनेबल करना है, डिसेबल करना है। देखो स्टॉप भी ना कर पाए कोई, इसके लिए भी ये है। एक और आ गया यहाँ पे, डिटेल्ड क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग। भाई ठीक है, डिटेल्ड जो भी है वो वाला मॉनिटरिंग इनेबल कर दो। हाँ, इसके चार्जेस एक्स्ट्रा आपको लगते हैं। जीपीयू, अब ग्राफिकल चाहिए आपको, भाई आपका जो एप्लीकेशन है, मान के चलो आपका जो एप्लीकेशन है वो कुछ एआई बेस्ड इमेज या वीडियो प्रोसेसर का काम करता है, तो उसके लिए जीपीयू चाहिए होगा ना, ग्राफिकल तो आपको प्रोसेसर चाहिए होगा वहाँ पे। तो ये वो भी है, आपको यहाँ पे मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज और 2x मिल जाएगा। इसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट स्पेसिफिकेशन यहाँ पे अनलिमिटेड है, स्टैंडर्ड है, आप इसको भी देख सकते हैं। प्लेसमेंट ग्रुप, जो मैंने जस्ट बताया था कि किस टाइप का प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर आपको रखना है। परचेजिंग ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पे कैपेसिटी रिजर्वेशन बता रहा है, टीनेंसी बता रहा है, यहाँ पे आपका यहाँ पे रैम डिस्क की आईडी वगैरह बता रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कर्नल आईडी वगैरह है। यहाँ पे जो परचेजिंग ऑप्शन अभी नन है, अगर मैं इसको स्पॉट पे कर दूँ तो स्पॉट के हिसाब से चलेगा, ये कैपेसिटी रिजर्वेशन कितना होना चाहिए, तो ये सब चीज़ आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सब एडवांस है, समझने की बस ज़रूरत है। लाइसेंस की कन्फिग्रेशन है, अब ये क्या चीज़ है, जैसे आपका एसक्यूएल का मान के चले, एसक्यूएल का आपके पास पहले से आपने लाइसेंस खरीद रखा है लाइफ टाइम, या आपका पड़ा हुआ है सब्सक्रिप्शन है उसका, आप उसको ब्रिंग योर ओन लाइसेंस के थ्रू यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। जो वैल्यूज़ है वो डाल के लाइसेंस मैनेजर यूज़र गाइड है जो है ना, इसको आप देख सकते हैं। और अपने लाइसेंस भी आपके एसक्यूएल सर्वर में, मतलब एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंस जो है वो आपका एडब्ल्यूएस का रहेगा, लेकिन लाइसेंस आपका रहेगा। उससे फ़ायदा क्या, आपके पैसे बचेंगे, ठीक है। और हम थोड़ा सा इसके अंदर देख सकते हैं, मेरा डेटा एक्सेसिबल है, मेरा डेटा वर्जन है, और एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ मुझे दिख रहा है वो यूज़र डेटा दिख रहा है। अब ये क्या काम आता है, जैसे आप ऑटोमेशन करना चाहते हैं, तो ऑटोमेशन में होता क्या है, हम कहते हैं कि जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हो, लॉन्च होते ही वो क्या क्या करे, रीनेम कर दे सिस्टम को, सिस्टम का नाम आपका जो एक स्पेसिफिक नेम होगा उसके हिसाब से उसको रीनेम करवा दो। थ्रू आप ऑटोमेशन का कोई भी टूल भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। बाकी यूज़र डेटा का यही काम है कि जो जैसी लॉन्च होता है ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद उसमें क्या मॉडिफिकेशन कराना है, डोमेन से ज्वाइन कराना है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को डिसेबल कराना है, एक नया यूज़र बनाना है, नया यूज़र का पासवर्ड को ये सेट करना है, उसके बाद इसमें ये सॉफ्टवेयर डाल देना है, उसके बाद इसको डोमेन से ज्वाइन करा देना है। डोमेन ज्वाइन कराने के बाद आप इसको कोई एंटीवायरस का मेरा ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा देना है, पावर सेल के स्क्रिप्ट चला दो, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करा दो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्यून करने के लिए करते हैं, आप चाहते हो कि देखो एक बार इंस्टेंस बन गया, फिर उसमें आप लोकल घुसो, उसके अंदर जाके उसको बार बार उसको फिर चेंज करो, रीस्टार्ट करो, फिर चेंज करो, वो सब चीज़ जो ओवरहेड है, जो फालतू के एक्स्ट्रा काम है, उसको आप बचा सकते हो यूज़र डेटा से। तो यूज़र डेटा क्या है, यहाँ पे हम अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ तो भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लाइनक्स के जो बैश स्क्रिप्टिंग है वो तो चलेगा नहीं, तो जो स्क्रिप्टिंग है ना वो यहाँ पे चलेगा पावर सेल का। तो पावर सेल में आप स्क्रिप्ट लिख दो कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसको यहाँ पे डाल दो, अपने आप चल जाएगा। नहीं है तो आप चूज़ फाइल करो, स्क्रिप्ट जहाँ पे पड़ा है उसको यहाँ पे अपलोड कर दो,
तो ये हो गया यूज़र डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जब ऑटोमेशन के उसमें जाते हो आप, तो जब काफ़ी सारे जो आपके इंस्टेंसेस जब ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं ना, उस टाइम पे ये बहुत काम आता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक समरी दे दिया है इसने, ऐसी ऑब्वियस बात है, हर बार ये समरी देता है कि आप क्या क्या करने वाले हो। यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे बस मुझे क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना होगा। ये देखिए ये मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो गया है। ठीक है, ये समझते हैं। तो मैं अभी देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरा इंस्टेंस तो आ गया है और ये फ़िल्टर्ड हो रखा है। एक बार इसको फ़िल्टर को क्लीन करता हूँ। ये मेरा रनिंग बता रहा है और स्टेटस जो है चेक बता रहा है। स्टेटस आपको आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जो सिस्टम को जो रीचेबिलिटी जो है वो टेस्ट पास होता है कि नहीं होता है, आईपी एड्रेस वगैरह तो ढंग से मिला नहीं मिला, वो सबका चेकिंग जो है वो AWS अपनी तरफ से करता है। ये उसी का जो है आउटपुट बता रहा है। ठीक है, अलार्म्स हमने अलार्म्स भी पढ़ा हुआ है। जैसे आप स्टेटस के हिसाब से मेमोरी बढ़ गया है, CPU हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है, ये सिस्टम ढंग से चल रहा नहीं चल रहा, उसके ऊपर अलार्म बना सकते हैं। उसको आप जोड़ सकते हैं आपके जो टिकटिंग टूल है, सर्विस नाउ है, या ITSM के कई सारे टूल्स होते हैं, उसके अंदर जोड़ के आप उसको, या ईमेल के थ्रू भी आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अलार्म इस तरीके से काम करता है। ये बाकी सब जोन वगैरह बता रहे हैं, ये सब चीज़ हम ऑलरेडी फेमिलियर है इससे। डिटेल्स के अंदर आपको काफ़ी कुछ मिलेगा समझने को कि आपका जो EC2 का इंस्टेंस है चल कैसे रहा है। यहाँ पे आपका जो IAM रोल है, यहाँ पे मैंने कुछ दिया नहीं है, बाकी ये भी हमने पढ़ा हुआ था। ये VPC का ID है, सबनेट बता रहा है, पब्लिक सबनेट के अंदर है, AMI ID बता रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बता रहा है, इसके अंदर लॉन्च कब हुआ था ये बता रहा है, लाइफ साइकिल क्या होगा, की पेयर कौन सा होगा, रैम डिस्क वगैरह भी कोई ID वगैरह मैंने दिया नहीं है। मॉनिटरिंग इनेबल डिटेल का रखा है मैंने इसको, इसके पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। ऑनर कौन है इसका, लेगेसी बायोस है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे। जो वर्चुअलाइजर है मेरा HVM है। ग्राफिक कार्ड मैंने कुछ दिया नहीं इसको, कुछ इसके अंदर है नहीं। इसके आप में अलार्म देख सकते हैं, स्टेटस अलार्म, तो मैं इसमें जैसे अलार्म बनेगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मॉनिटरिंग के अंदर आप देख सकते हैं, जब ये सिस्टम जो डिटेल मॉनिटरिंग कह रखा है मैंने, तो फिर डिटेल मॉनिटरिंग ही आएगा। आप क्लाउड वॉच के अंदर जाके काफ़ी डिटेल मॉनिटरिंग वहाँ पर आप देख सकते हो। सिक्योरिटी में देख लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है। IAM का रोल मिल जाएगा, सिक्योरिटी ग्रुप्स, यही हमने एग्जैक्टली सेलेक्ट किया था। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो आपके रूल्स हैं, इनबाउंड आउटबाउंड, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में आपके VPCs वगैरह, कौन सा IP है, पब्लिक IPv DNS क्या होगा, प्राइवेट क्या होगा, ये सब चीज़ें VPC के ID के हिसाब से, AZ कौन सा है आपका, वो सब आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये आपका जो नेटवर्क का जो कार्ड है उसका इंटरफेस ID है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये पब्लिक IP है, ये आपका प्राइवेट IP, ये DNS नेम के हिसाब से है। अब वहाँ पे हमने देखा था ना, एक होस्ट बेस्ड था, एक IP बेस्ड था, तो ये IP बेस्ड इसीलिए ऐसा है कि IP के हिसाब से आपको, मतलब इससे क्या है ना, क्विकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। होस्ट बेस्ड होता तो ये होस्ट के नाम के हिसाब से इसका DNS बनता। ठीक है, बाकी स्टोरेज देख लेते हैं। वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमने यही कहा था कि एक जो है हमारा डिफ़ॉल्ट बन गया, दूसरा जो है हमारा ये सेकेंड, एक और हमने 100 GB का एक हार्ड डिस्क और इसके अंदर अटैच कर दिया है। ये दोनों बता रहा है इसके अंदर। इसका भी मॉनिटरिंग कुछ बता रहा है, यहाँ पे कितना इसका इनपुट आउटपुट वगैरह है, थ्रूपुट कितना है, कितना टाइम स्पेंड हुआ है, क्या क्या चीज़ राइट हो रहा है, कितना रीड हो रहा है, वो सब हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। टैग्स के बारे में भी नेम बस डाला है मैंने, और भी बहुत अलग अलग तरह के लोग टैग डालते हैं अपने कंपनी के हिसाब से, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, इसका मालिक कौन है, ये भी डालते हैं लोग। मतलब ये जो जैसे कॉस्ट को अगर आपको ट्रैक करना है तो आप डिपार्टमेंट वाइज करोगे, डिपार्टमेंट में कोई मैनेजर होगा तो एक मैनेजर ने कितने इंस्टेंस बनवा रखे हैं। अगर वो डेवलपमेंट वाला का मैनेजर है तो डेवलपमेंट वाले लोग कितना यूज़ कर रहे हैं, तो मैनेजर का नाम डाल दो आप। उससे क्या फ़ायदा होगा, मैनेजर का नाम को फ़िल्टर करके आप बता सकते हो भाई कि जो मैनेजर है, भाई साहब आपने इतने सारे इंस्टेंस आपने यूज़ कर रखे हैं, इसके पैसे इतने बनते हैं। तो टैगिंग भी इस तरीके से काम आता है। बैकअप के लिए बहुत अच्छा काम आता है टैग। आप टैग में लिख दो मंथली, आप लिख दो वीकली, और वहाँ पे बैकअप में आप लगा दो AWS बैकअप में जो वीकली है वो इस टाइम चले, तो वो टैग को अपने आप ही वो समझ जाएगा कि ये वाला टैग है, उसको बैकअप इस टाइम पे करना है। तो टैग वाइज भी आप बैकअप, तो टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कॉस्ट जो है आपका उसको ट्रैक करने में, जो आपके रिसोर्सेस हैं उसको स्पेसिफाई करने में, डिफरेंट आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके हिसाब से। और भी अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स इसके अंदर आते हैं जो कॉस्ट से रिलेटेड हैं,
उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कई सारे आपके थर्ड पार्टी टूल्स हैं, AWS के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस टूल्स हैं, सेल्फ सर्विस पोर्टल्स है, जैसे AWS का आपका कुडोस है। तो वो सब चीज़ हम देखेंगे आगे। बाकी यहाँ पे जो मेन सेटिंग्स था हमने काफ़ी कुछ देखा है इसके अंदर, ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट ही कर लिया है। थोड़ा सा इसका ये हमें देखना है, जो हेल्थ चेक है मेरा वो ढंग से आ तो गया है। बाकी एक जो मुझे कमी लग रहा है वो यही लग रहा है कि शायद 3389 पोर्ट ओपन ना हो इसके लिए, क्योंकि वो हमने ना बनाया नहीं था। बाकी मैं अगर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाऊं और यहाँ पे देखूं कि 3389 बाहर से देखो खुला होगा तभी तो मैं एक्सेस कर पाऊँगा ना, नहीं तो नहीं कर पाऊँगा। एक तो वो चीज़ है। तो मुझे देखो क्या करना है, इनबाउंड रूल्स है यहाँ पे, इसे मुझे बस एडिट करना है इसको। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑल ट्रैफिक तो फिलहाल ऐसे लिखा हुआ है, एड रूल करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा RDP, ये वाला 3389 पोर्ट आ गया। यहाँ पे मैं अपना IP दे दूँगा या पूरा का पूरा ब्लॉक दे दूँगा कि कहीं से भी हो जाए RDP, ठीक है। फिर सेव कर दूँगा तो आपका ये क्या होगा, सिक्योरिटी ग्रुप में आपका एक पोर्ट आपका खुल जाएगा RDP के लिए। तो ये तरीका है कि हम कैसे इसको करते हैं। और कुछ तरीके देखते हैं। कनेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, इंस्टेंस के स्टेट है, रिबूट टर्मिनेट वगैरह हम करते हैं इसको। एक्शंस के अंदर देखते हैं, कनेक्ट यहाँ पे, ये वाला कनेक्ट यहाँ पे आ गया। व्यू डिटेल्स में तो काफ़ी कुछ डिटेल आई थिंक बताया गया इसका, ये देखो पूरा इंस्टेंस का पूरा डिटेल बता रहा है। एक्शंस के अंदर और भी कई सारी चीज़ें हैं। इंस्टेंस सेटिंग्स है, इसमें आपको मिलेगा अटैच टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप, मतलब अगर कोई ऑटो स्केलिंग का ऑलरेडी आपका चल रहा है, आपने नया सर्वर बनाया तो उस ग्रुप में आप इसको अटैच कर सकते हैं। टर्मिनेशन पॉलिसी, जो टर्मिनेशन का जो प्रोटेक्शन था, अगर मैं इसको क्लिक करूँ यहाँ पे देखो ये इनेबल्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको मैं अभी डिलीट करूँ ना, इसको इंस्टेंस को डिलीट नहीं होगा, वो बोलेगा पहले प्रोटेक्शन हटाओ। तो ये वाला जो सेटिंग है ये उसी का सेटिंग्स है। स्टॉप प्रोटेक्शन है, शट डाउन प्रोटेक्शन है, ऑटो रिकवरी का बिहेवियर क्या होगा, क्रेडिट स्पेसिफिकेशन है, काफ़ी सारी चीज़ है इसके अंदर। टैग्स हैं, एडिट यूज़र डेटा को भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। मॉडिफाई कर सकते हैं मेटा डेटा ऑप्शंस को। बाकी नेटवर्किंग के अंदर देख सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, और भी अलग जो नेटवर्क इंटरफेस है उसको डिटैच कर सकते हैं। RDS से इसको कनेक्ट करा सकते हैं। डिज़ास्टर रिकवरी का जो एक इंस्टेंस होता है, जैसे मान के चलो आपका विंडोज़ का जो सर्वर का ये जो इंस्टेंस है ख़राब हो गया, बूट ही नहीं हो रहा। अब बूट कैसे नहीं हो रहा उसको अब देखने के लिए हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग पे जाएंगे, इसके अंदर एक्शंस के अंदर मॉनिटर पे जाएंगे। एक बार इसका जैसे चाहते हैं ना कि एक EC2 का जो सीरियल कंसोल होता है ना, तो या एक स्क्रीनशॉट का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। ये क्या है, आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देगा। यहाँ पे देखो, ये देखिए ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, मतलब कंसोल का दिखा रहा है कि मैं अभी जो सर्वर का जो कंसोल है वो इस तरीके से दिख रहा है। तो मान के चलो यहाँ पे कुछ एरर आया हुआ है, ब्लू स्क्रीन आया हुआ है मान के चलो, या कुछ और भी एरर बता रहा है कि ये फाइल मिसिंग है, आपका सर्वर ओपन ही नहीं हो रहा। तो वो सब चीज़ के लिए आप मतलब ये आपको एक ओवरव्यू दे देगा ना कि आपके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है, तो सर्वर को रिकवर कैसे करना है, तो रिकवर करने का तरीका ही बता रहा है। डिज़ास्टर रिकवरी फॉर योर इंस्टेंस, ये था एक। और होता क्या है इसमें, एक छोटा सा आपको ना एक AMI मिलेगा, और मतलब 2-3 तरीके हैं इसको करने के। सबसे पहला तो यही कि जो वॉल्यूम है उसको आप रिप्लेस करके देख सकते हैं कि वो चल रहा नहीं चल रहा, ठीक है। एक वो है कि एक इसका इंस्टेंस का एक रिकवरी भी आता है, तो रिकवरी से आप बूट करा दो। रिकवरी जो इंस्टेंस वाला जो AMI होता है, एक AMI होता है जो रिकवरी कराता है AWS का जो EC2 है उसको, उससे आप बूट कराओगे और ये जो इसके जो वॉल्यूम्स है उसको उसमें देखोगे, उससे उसको रिपेयर कराओगे, ठीक है। एडवांस है वो भी मतलब जरूरत पड़ती है, कभी कभार जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि ये आपका AWS का सिस्टम कभी ख़राब नहीं होता, ख़राब होता है, लेकिन उसको रिकवर भी किया जा सकता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप AWS में टिकट डालेंगे सपोर्ट में, तो वो भी आपको यही रिकमेंड करेंगे, यही बताएंगे। इवन गाइड आपको गाइड भी कर देते हैं वो, ठीक है। एक आपको एक मीटिंग में सेशन ले लिया जाएगा वहाँ पे, और सेशन के अंदर आपको ये सब चीज़ बताया जाएगा। तो ये होता है आपका डिज़ास्टर के अंदर। और भी देखते हैं कुछ और चीज़ें हैं क्या इसके अंदर। सिक्योरिटी के अंदर जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, विंडोज़ का पासवर्ड कैसे लेना है, IAM का रोल को कैसे मॉडिफाई करना है, इमेजेस के अंदर आपको इसका AMI बनाना है, ठीक है, या इसके जैसे और भी आपको सर्वर्स बनाने हैं, टेम्पलेट क्रिएट करना है इस इंस्टेंस से, तो ये सब चीज़ हम कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के अंदर सिस्टम लॉग कि इसके अंदर क्या क्या चला, अगर मैं यहाँ पे सिस्टम लॉग पे जाऊँ, देखिए ये लॉग्स है मेरे कि इसने अभी तक से क्या क्या काम किया वो आपको दिखाई देगा। कुछ प्रॉब्लम है तो वही बता देगा। पासवर्ड बता रहा है, देखो ये देखो पासवर्ड कितना लंबा पासवर्ड बता रहा है। ये इनक्रिप्टेड है एक्चुअली में, इसको आपको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा आपके की के हिसाब से। यहाँ पे लास्ट जो आपको मैसेज मिलेगा, विंडोज़ इज़ रेडी टू यूज़, मतलब बिल्कुल सब चीज़ ठीक है, परफेक्ट है।
और देखते हैं ऑप्शंस मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूट के अंदर। स्टैंस का स्क्रीनशॉट हमने देखा था, डिटेल मॉनिटरिंग भी हम देख सकते हैं क्लाउड वॉच के अंदर, क्लाउड वॉच के अलाउंस भी देख सकते हैं। एक EC2 का सीरियल कंसोल है, रूट वॉल्यूम को आप रिप्लेस कर सकते हो। फ्लीट मैनेजर ये पढ़ेंगे हम, और इंस्टेंस का ऑडिट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जो इंस्टेंस के जो भी क्लाउड ट्रेल के जो इवेंट्स है कि कौन इस पर लॉगिन किया, किसने बनाया, इसके अंदर किसने क्या क्या छेड़ा, वो सब चीज़ आप यहाँ पे आराम से ट्रैक कर पाओगे। अभी जो था मैं जो करना चाहता था वो ये था कि EC2 सीरियल कंसोल, अब मैं अगर इसी को मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँ ना तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखो 3 तरीके से कनेक्ट करवा रहा है हमारे को। एक बोल रहा है कि सेशन मैनेजर यूसेज, तो एक SSM एजेंट होता है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे वो अभी मैंने इस पर डिप्लॉय नहीं किया, ठीक है। वो आपका जो सेशंस मैनेजर होता है, आप AWS कन्फिग मान के चलें, मतलब वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टाइप का सर्विस है। उसको इनेबल करने से क्या करेगा, आपके जितने भी सिस्टम्स हैं जिसको आपने कहा है कि उसमें क्या होगा, एक एजेंट डाल देगा वो। और उस स्थिति में क्या होगा, जैसे आप इसको वेब में खोल पाओगे। अगर मैं यहाँ से जब कनेक्ट करता ना, अगर ये इनेबल होता या कनेक्ट करता ना मैं, तो इसका जो कंसोल है ना विंडोज़ का, वो यहाँ पे से खुल जाता। तो वो होता है सेशन मैनेजर, बहुत कंपनियाँ यूज़ करती हैं। RDP क्लाइंट बहुत सिंपल, जैसे SSH होता है लाइनक्स के लिए, वैसे RDP है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिमोट डेस्कटॉप फाइल को डाउनलोड कर लूँगा। एडमिनिस्ट्रेटर है, इस पहले बोल देगा कि गेट पासवर्ड बोलेगा, पासवर्ड को डिक्रिप्ट करो बोलेगा। तो क्या पूछेगा, प्राइवेट की का फाइल को डाल दो बोलेगा, ठीक है। प्राइवेट की का फाइल में डालूंगा, पैम की को डिक्रिप्ट करूँगा, एक पासवर्ड दे देगा। जैसे मुझे पासवर्ड मिला मैं RDP करूँगा इसमें और लॉगिन कर लूँगा। तो RDP मैं MSTSC करूँगा यहाँ पे अपना लोकल सिस्टम से, और वो वाला जो इंस्टेंस है उसको IP एड्रेस डाल के या DNS नेम डाल के उसको मैं लॉगिन कर पाऊँगा वहाँ से, जो पासवर्ड मिलने के बाद। और इसके अंदर जो है एक EC2 सीरियल कंसोल है, ये भी एलिजिबल नहीं है अभी। ये इसलिए क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक सिस्टम्स में ही, इंस्टेंस टाइप में ही होते हैं। अब ये भी कुछ वैसे ही होता है जैसे कि हमारा ये सेशन मैनेजर होता है, बट थोड़ा सा इसमें अलग ये होता है। ये मतलब जब ये लॉन्च होगा ना, जब ये चलेगा, जब यहाँ पे हम जब देखेंगे जब चलेगा, तो ये पावर सेल में होगा। ये आपको एक ग्राफिकल नहीं देगा, ये पावर सेल में खुलेगा, ठीक है। पावर सेल में खुलेगा, पावर सेल के थ्रू आप इसको मैनेज कर पाओगे। तो ये है, ये 3 तरीके से हम अभी कनेक्ट करना बता रहा है ये। बाकी मैक और लाइनक्स का एक जैसे ही होता है, SSH से ही वो चलता है। एक मैं आपको और टिप ये दे सकता हूँ कि जैसे मान के चलो कि आपको लगता है कि मैं लाइनक्स का सिस्टम है या कुछ ऐसा सिस्टम है जिसको मुझे ग्राफिकल चाहिए ही होगा, ठीक है। तो जैसे मोस्टली लाइनक्स में क्या होता है, ग्राफिकल नहीं होता ना उसके अंदर। बाकी आप चाहो तो उसके अंदर आप जो थर्ड पार्टी कई सारे टूल्स होते हैं ना, आप वो इंस्टॉल कर लो, और उसके थ्रू आप आराम से उसका ग्राफिकल वे में भी खोल सकते हो। मतलब एक ये भी है, मतलब ऑप्शंस जिसके थ्रू आप ग्राफिकल में मतलब लॉगिन कर सकते हो। तो मतलब ऐसा नहीं कि जैसे अब आपके पास GUI आपने इंस्टॉल किया है नहीं लाइनक्स में और आप उसको बोल रहे हो कि GUI खुले। तो एक्चुअल में आपको क्या करना होगा ना, आपको GUI का कोई ना कोई डेस्कटॉप इन्वायरमेंट लाइनक्स के अंदर डालना पड़ेगा, चाहे GDM हो या और भी कई सारे आते हैं, KDE आता है और भी कई सारे आते हैं, या जो उबंटू का होता है डिफ़ॉल्ट वाला जिनोम, वो सब आप यूज़ कर सकते हो। वो डालने के बाद आप क्या करो, ओपन जैसे एक VNC आता है ना, VNC सर्वर और VNC व्यूवर, VNC सर्वर उसके अंदर इंस्टॉल कर दो, आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर रिमोटली आप सिक्योरिटी ग्रुप में एक पोर्ट खोल दो उसका, और आप अपना VNC व्यूवर से उसको कनेक्ट कर पाओगे। और वो आराम से आप आपका लाइनक्स का सर्वर आप आराम से इसको GUI बेस्ड आप बना के इसको आप मेंटेन कर सकते हो। बट वो उतना रिकमेंडेड नहीं होता, ठीक है। बेस्ट वही होता है, देखो हम जानते हैं कि लाइनक्स जो है SSH से इनेबल आराम से कनेक्ट हो जाता है और अच्छे से उसमें हर काम आप कर सकते हो, तो उतना नौबत नहीं आता। बाकी देखो कई लोगों को डिफरेंट ज़रूरत होती है, तो कई लोग यूज़ करते हैं उसको, मतलब डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा इसका यूजेज होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही था। हमने आज काफ़ी कुछ अच्छा पढ़ लिया इंस्टेंस के बारे में। ऑलमोस्ट हमने जो भी EC2 का जो कंप्यूट का जो सेक्शन है, अब EC2 के अंदर और भी कंप्यूट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं वर्चुअल मशीन्स के अंदर। अभी हमने बीनस्टॉक नहीं देखा है, लैम्डा इन देखा है, हमने जो कंटेनर है वो भी तो कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, वो सब नहीं देखा है। तो अब हम क्या करेंगे ना, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो मोस्टली हम इलास्टिक बीनस्टॉक के ऊपर होगा, लैम्डा के ऊपर होगा, और हमारा जो कंटेनर सर्विसेज है, ECS है, रजिस्ट्री है उसका, इवन कुबरनेटिस है, ठीक है। कुबरनेटिस तो एक अच्छा बहुत बड़ा टॉपिक है, वो तो हम कवर करेंगे ही।
बाकी कंप्यूट के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ों को मैं कवर करूँ, जितना भी बारीक से बारीक आपको मुझे नॉलेज है, और मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे नहीं भी पता होगा तो मैं पता करके मैं आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। मैं ऑलमोस्ट सब जो टेक्नोलॉजीज़ पे अच्छे से काम किया हुआ है, तो बारीक से बारीक जो चीज़ें हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो, इससे कई सारे यूसेज है। अगर आपको नॉलेज थोड़ा सा कम है ना, तो आप वहाँ पे मात खा सकते हो। बस आपको बस ये कोशिश करना है कि आपको ज़्यादा नॉलेज हो और उस नॉलेज को आप यूज़ कर पाए आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। जितना आपको नॉलेज होगा उतना ज़्यादा पकड़ में, उतना ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ अपने कंपनी को एक अच्छा आउटपुट दे सकते हो। आपका नॉलेज वहाँ अब मतलब लोगों को दिखेगा और आपको उसके हिसाब से उसका आउटपुट भी मिलेगा, और इस तरीके से आप एक बेहतर और बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट आप अपने कंपनी के लिए बना के एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।